के रूप में बात करूं, तकनीकी ऐसे के रूप में बात करूं, तकनीकी निबंध के रूप में, तो इसमें दो टॉपिक और रह गए। एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और साथ साथ एक एआई बड़ा चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा चर्चा में है। और मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक एआई भी है और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी। अगर एआईटी के संबंध में यदि देखना हो, अगर आईटी के संबंध में देखिए, कुछ टॉपिक कहां से बनेगा, ये तो आपको जानना ही है कि तकनीक क्या है। अच्छा, जब तकनीक के संबंध में देखिएगा तो एक तो आपको पढ़ना है इसमें 5G, 5G के बारे में समझना है। दूसरा है इंटरनेट, और इस बार इंटरनेट और इंटरनेट से जोड़ करके एक टॉपिक बना था नहीं, और एक और इसमें जोड़ करके देखेंगे तकनीक में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म। क्लियर, एक ये बनता है। और अगर मैं इसके प्रभावी क्षेत्र की बात करूं, प्रभावी क्षेत्र की, तो यहां से देखिए, ये तकनीक है जिसका प्रयोग किया जा सकता है उपयोगिता में। यह तकनीक है जिसका प्रयोग किया जा सकता, तो किस रूप में, तो सामाजिक विकास में। किस रूप में, तो आर्थिक विकास में। किस रूप में, किस रूप में, तो आपका बोल सकते हैं इसमें राजनैतिक सशक्तिकरण में। राजनैतिक सशक्तिकरण का मतलब समझिए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, 3 से 4 पार्ट में आपको ये टॉपिक बनेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और अगर हमको इसे पूछा जाए, इसको अगर हमको अलग किया जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रभाव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रभाव मेरे पास एक टॉपिक है, तो इस टॉपिक में से कौन कौन सा बन सकता है, तो इसका प्रभाव किस रूप में बनेगा। अब देखिए, तो इसका प्रभाव बनेगा एक सामाजिक विकास में, इसका प्रभाव बनेगा आर्थिक सशक्तिकरण में, और इसका अभी जो मैंने बांटा, इसका प्रभाव बनेगा राजनैतिक सशक्तिकरण। राजनैतिक सशक्तिकरण में क्या, तो लोकतंत्र और संचार तकनीक, ई शासन, ई शासन और संचार तकनीक। ठीक है, आपसे ये बन सकता है समानता, न्याय को स्थापित करने में संचार तकनीक, या अगर मैं कहूं तो लोक कल्याणकारी व्यवस्था, लोक कल्याणकारी अवधारणा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब कहेगा कि लोक कल्याणकारी अवधारणा को बढ़ाने में संचार तकनीक की भूमिका नहीं, और कहेगा इस पर लिखिए। क्वेश्चंस का स्वरूप समझिएगा। अगर मैं जो आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक से पूछेगा, तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले ई नाम और संचार तकनीक नहीं, या कृषि में सुदृढ़ीकरण और संचार तकनीक। आपसे ये भी पूछ सकता है कृषि में सुधार और संचार तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपसे ये भी पूछ ले विनिर्माण क्षेत्र और संचार तकनीक। मुझे नहीं पता कि कहां से पूछेगा, लेकिन घूमेगा तो इसी के इर्द गिर्द ना। नहीं, वित्तीय समावेशन और संचार तकनीक। नहीं, आपसे नहीं पूछा जा सकता है शिक्षा और संचार। यार ये बात पूछा भी गया है कोविड के बाद, शिक्षा 68 में। आपसे ये नहीं पूछा जा सकता है स्वास्थ्य और संचार तकनीक, महिला सशक्तिकरण और संचार तकनीक। और अगर मैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं और आगे सोचूं, तो इसमें एक और पायदान बढ़ सकता है आत्मनिर्भर भारत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
ये मुझे, देखिए जब तक आप उसके चारों तरफ नहीं घूमेंगे तब तक समझ में ही नहीं आएगा वो टॉपिक ही टॉपिक कहना क्या जाता। अच्छा, ये कोई नहीं कह सकता है कि यही पूछेगा। कोई कहा जा सकता है क्या? क्या ये क्वेश्चंस नहीं बनता है? गांधीवादी व्यवस्था और संचार तकनीक, कोई ये नहीं है। हालांकि आप कहेंगे कि गांधीवादी व्यवस्था और संचार, तो गांधी तो हमेशा तकनीक का विरोध करते थे, लेकिन ये गांधीवादी व्यवस्था में तो वह शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। गांधी तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो उसमें तकनीक कितना प्रभावी हो सकता है? नहीं। इसीलिए अगर टॉपिक को तोड़ेंगे तो कई प्रकार के टॉपिक बनेंगे। नहीं तो एक मोटा मोटी आपके पास, तो इसको उतारिए, वहां पर एक बुक्स होगा निबंध का रखा हुआ ऑफिस में, तो 3 बुक्स होगा। देखिए तो उसमें और कोई टॉपिक है क्या, लेते आइएगा। तो हाँ, निबंध की बुक होगी कोई 2-3, उसमें से और टॉपिक एक बार देख लेते हैं। इसको यहाँ से उतारो। और भी 2-3, ये नहीं चाहिए हमको। बुक्स होगी 3-4 उस तरफ, रुको हम देते हैं। रुको हम देखते हैं। ये वाली में नहीं चाहिए हमको, 3-4 बुक्स उसमें निबंध। हम्म, अच्छा, अब इस बुक में देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किस रूप में क्वेश्चंस को पूछा है। ठीक है, अगर हम इस बुक में अगर देखें क्वेश्चंस को, तो 2017 में यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थ परायण माध्यम है। और हमने यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लिखा है। ठीक है। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ करके क्वेश्चंस बनता है आईटी से। ये कोई नहीं कहा जा सकता कि यही आएगा, लेकिन इससे अगर मल्टी डायमेंशंस को देखेंगे तो कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार एक और देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था, और हमने आर्थिकी लिखवाया है। एक क्वेश्चन देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ठीक है, और ये 2016 का क्वेश्चन है। ये यूपीएससी का मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। डिजिटल अर्थव्यवस्था एक समताकारी और आर्थिक असमानता का स्रोत। और देखो तो समानता और न्याय को स्थापित करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैंने डिज आर्थिक स्थिति पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रभाव बताया है। क्लियर? इसलिए जब आप तोड़ते हैं ना क्वेश्चंस को, टॉपिक को, तब बहुत सारे डायमेंशंस आपके पास खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। ये 2000, मैं क्वेश्चंस के साथ बता रहा हूं कि क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। फिर आप देखिए, साइबर स्पेस और इंटरनेट। साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि मानव सभ्यता के लिए वरदान अथवा अभिशाप। इंटरनेट के संबंध में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है। क्लियर? और भी बन सकते हैं। साइबर क्राइम, चर्चा में है साइबर क्राइम? नहीं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये 2016 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीएससी में आईटी सेक्टर से। ठीक है, फिर देखिए 2000, हाँ, एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है एआई से। एक क्वेश्चन दिया हुआ है एआई से,
ये 2019 में है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्थान। और मैंने अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक टॉपिक बोला भी है कि हमको करना है ना। ये तो अभी मैंने आईटी का बताया है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है, ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए ये है आपका टोटल यूपीएससी का। अच्छा, इन्होंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जो दृष्टि वाले ने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, अब समस्या कहाँ है। ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया 2016, 17, ये 19 का, ये पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, प्रीवियस का एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ओलंपिक में 50 वर्ड नहीं। फिर एक इन्होंने जो लिखा है क्वेश्चंस को, अब देखो इन्होंने जो क्वेश्चंस दिया है विज्ञान तकनीक से, एक क्वेश्चन देकर के छोड़ दिया है। और वो भी क्वेश्चंस क्या है, दो क्वेश्चंस। एक इंटरनेट पर निजता की सुरक्षा, एक क्वेश्चंस लिखा है इन्होंने, अपना जो होता है ना बनाना, वो अपना बनाया है। और एक क्वेश्चंस लिखा है सोशल मीडिया का दुरुपयोग हमारी रचनात्मकता खत्म कर रही है, यानी कि इसका बैड इंपैक्ट। बस ये कोई नहीं कहा जा सकता कि यही आएगा या ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये संभव ही नहीं है। ये मैं बता रहा हूं उसका। फिर अगर मैं दूसरे बुक को अगर मैं देखूं, दूसरे बुक में समस्या क्या है, फिर यहां पर विज्ञान और तकनीक लिखा हुआ है। इन्होंने जो चैप्टर्स दिया है, ठीक है, इन्होंने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को एक दे दिया है। वैसे भी हमको पढ़ना है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत मैंने भी एक टॉपिक लिखवाया है। यहां पर देखिए, आत्मनिर्भर भारत एक टॉपिक लिखवाया है और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम उसमें है। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। और इन्होंने एक टॉपिक दिया, देखो इंटरनेट, स्पेशल इन्होंने एक टॉपिक इंटरनेट दे दिया है, ये परीक्षा मंथन वाले ने। एक टॉपिक और इन्होंने दिया है मोबाइल से बदलती जीवन शैली, मोबाइल से बदलती जीवन शैली। ठीक है, बस ये टॉपिक देकर के छोड़ दिया इन्होंने। ये मैं और पूरे अगर मैं पूरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अगर एसे की बात करूं, जो इस बुक की, तब पूरे विज्ञान प्रौद्योगिकी के एसे में 3, 3, 6, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18 टॉपिक है, मात्र 18 टॉपिक दिया हुआ है। और इन्होंने तो और कमाल कर दिया है, मात्र पूरे साइंस एंड टेक में 2, 4, 6, 7 टॉपिक दिए, मात्र साइंस एंड टेक में मात्र 7 टॉपिक दिए, और इन्होंने 18 टॉपिक दिया है। ये अच्छा, ये कोई कह ही नहीं सकता है कि यही आएगा। इस वाले बुक ने एक और कमाल कर दिया है, इन्होंने भी उस संबंध में क्वेश्चन जो दिया है तकनीकी वाली, इन्होंने पूरे विज्ञान, पर्यावरण और तकनीक को एक साथ मर्ज कर दिया है। पर्यावरण हमने अलग किया था, पर्यावरण और तकनीक को एक साथ मर्ज करके मात्र 17 टॉपिक दिए। समस्या यही है कि इन्होंने इन्होंने एक बुक के, क्योंकि इतना मोटा तो कर नहीं सकता है, संभव नहीं है, इन्होंने डायमेंशन ही नहीं बताया है किसी बुक में कि अगर आईटी से पूछा जाएगा तो किस रूप में पूछा जाएगा। समस्या यही है। ठीक है, और लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको देखिएगा तो जैसे मान लेते हैं, अच्छा इस बार 68 वाला में यहां से पूछा गया है, कोविड के बाद शिक्षा। ठीक है, और इस एक इंटरनेट से भी, इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़कर शॉर्ट नोट्स में कोई क्वेश्चन पूछा गया है या निबंध में, एक क्वेश्चन था इंटरनेट और इंटरनेट से शॉर्ट नोट्स में, या फिर एक क्वेश्चन है बना हुआ है, आया हुआ है। तो अब ये एक टॉपिक आपका बनता है पूरा आईटी सेक्टर से, तो एक लिख लीजिए, हो गया पूरा, जल्दी कीजिए। नहीं, वो निबंध चलेगी, वो तो अभी
हम आईटी आज शुरू हुआ है, नहीं नहीं आईटी शुरू हुआ है, तो आईटी एक टॉपिक है नया। तो हम लोग को टोटल 8 7 या 8 टॉपिक पढ़ने हैं मेनली रूप से। इसरो पढ़ना है हम लोग को, ऊर्जा पढ़नी, एनर्जी पढ़नी है। और जो टॉपिक की बात करें हम लोग को, अगर बात करें इंफॉर्मेशन, ये विज्ञान और तकनीक में, देखिए एक्चुअली ऐसे का जो पार्ट जो है ना 20 सेक्शंस का, वो काफी ब्रॉडेड पार्ट है, काफी ब्रॉडेड पार्ट है। आपको सोशल पढ़ने हैं, आपको इकोनॉमिकल पढ़ने हैं, आपको एनवायरमेंटल पढ़ने हैं, आपको टेक्निकल पढ़ने हैं, आईआर पढ़ने हैं, आईआर प्लस करंट। आज ही मैं क्लास में आईआर करंट दिखा रहा था, और एक स्टूडेंट्स ने कहा ना कि ये बताइए ना कि पढ़ना क्या नहीं है, इससे बेहतर है कि ये बता दीजिए पढ़ना क्या नहीं। इस ऐसे ने तो सब कुछ डाल दिया है, ना आदि है ना अंत है, लेकिन इतनी तो समझ हो कि अगर वो टॉपिक आ जाए तो हम एक अच्छा लिख सके। तो आईटी का ये पार्ट है, क्लियर। क्या कोई एक टॉपिक चलेगा, हमारे पास एक डायमेंशन तो पहले क्रिएट हो जाए। एक टॉपिक चलेगा, 2 टॉपिक चलेगा, सबका तो अपना अपना धारणा है। हो सकता है कि 3 टॉपिक चले, 1 2 3। अच्छा एक दिन में तो खत्म हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं राजनीतिक ही बात करूं, ठीक है, और इसी टॉपिक को दे दूं और कहूं ना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लोक कल्याणकारी अवधारणा को स्थापित करने में योगदान, ये भी तो कर सकता हूं, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा डीपीएसपी तो इस संबंध में कहता है कि लोक कल्याणकारी अवधारणा को स्थापित करने में क्या, तो सरकार द्वारा नागरिकों के विकास के लिए लोक कल्याण कार्य किए जाएंगे, नहीं तो उसमें तकनीक कितना योगदान देगा, तो उसमें कौन से तकनीक, तो मैं एआई की बात ही नहीं कर रहा, उसमें एनर्जी की बात ही नहीं कर रहा, उसमें मैं, अच्छा एसडीजी को पढ़िए। अब एसडीजी के आयाम को देखिए, ठीक है, और एसडीजी के आयाम को देखिएगा तो अपने आप समझ में और आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जो 17th जो लक्ष्य है, गोल्स है, उसके आयाम को देखिए, तो क्या इसी क्वेश्चंस को नहीं पूछते, ये संचार तकनीक और एसडीजी का लक्ष्य आपसे जोड़ करके नहीं पूछा जा सकता है क्वेश्चंस को, कहाँ ये है। अच्छा अगर इसको देखें एसडीजी के आयामों को, तो देखिए तो सारे आयामों को, क्या जेंडर इक्वेलिटी को स्थापित करने में संचार तकनीक बढ़ावा नहीं दे सकता है। और याद कीजिए तो जैम, याद कीजिए तो डीबीटी, और याद कीजिए तो जनधन योजना, पेमेंट्स बैंक नहीं लाया गया, और उसके माध्यम से महिलाओं को वित्तीय समावेशन में नहीं जोड़ा जा रहा है अधिक से अधिक। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में, यानी जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ाने में संचार और तकनीक का प्रयोग नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। क्या गुड हेल्थ और वेल बीइंग की अवधारणा को स्थापित करने में वन नेशन वन हेल्थ कार्ड अवधारणा नहीं आ जाएगी, नहीं। अब वन नेशन वन हेल्थ कार्ड को, आयुष्मान भारत को किससे जुड़ा हुआ है, तो आईटी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो एसडीजी के आयामों को देखिए तो क्लियर, और इससे जब इक्वेलिटी बढ़ेगी, और आगे बढ़िए, कौन सा आयाम, तीसरा आयाम होगा, और पांचवा और चौथा आयाम को देखिए तो शिक्षा को,
क्या इस शिक्षा के विकास ने सामाजिक दूरियों को कम करने में, भौगोलिक दूरियों को कम करने में योगदान नहीं दिया है? नहीं। और प्रत्येक उपभोक्ता तक, यानी प्रत्येक विद्यार्थियों तक उसके मनचाहा अनुसार विशेषज्ञ से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया है इस शिक्षा के विकास ने। तो शिक्षा के विकास ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका, और क्या तो 3, 4, 5 का जो आप देखिएगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसडीजी के आयामों को बढ़ाने में नहीं दे रहा है योगदान। चलिए, क्योंकि आपको जीरो हंगर इंडेक्स, तो देखिए तो वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो किस लिए था? नहीं कि ताकि प्रत्येक लोगों तक भोजन की उपलब्धता, प्रवासी लोगों तक भोजन की उपलब्धता हो। और क्या पीडीएस सिस्टम के तहत नहीं जोड़ा गया है? अच्छा, पीडीएस सिस्टम जितने के अब सब ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, तो जीरो हंगर इंडेक्स में सुधार करने में सहायक नहीं हो सकता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब दूसरे आयाम को देखिए, इनइक्वालिटी को कम करने में सहायक नहीं हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? अगर इसी क्वेश्चंस को दे दे कि एसडीजी लक्ष्य एक्सडीजी को प्राप्त करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका, अब कहेगा आप लिखिए इस पर। ये ध्यान रखना है, मैं बार बार ये कहता हूं, वन डायमेंशंस कभी भी नहीं बढ़ा जा सकता है पीसीएस में। और जब से ऐसे आया है तब से तो और भी नहीं, तो मैं पहले से कह रहा था, जब ऐसे नहीं था तब भी मैं कहता था कि वन डायमेंशन सोचा भी नहीं जा सकता है पीसीएस तो। ठीक है, अब देखिए ना, एसडीजी से भी जुड़ा हुआ है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे, और उसमें भी कई सारे डायमेंशंस लिए हुए हैं। क्लियर? अब देखिए ना, सस्टेनेबल सिटीज को डेवलपमेंट करने में बढ़ावा ये नहीं बढ़ाया जा सकता स्मार्ट सिटी की अवधारणा? स्मार्ट सिटीज की अवधारणा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? और इसीलिए ना, अच्छा, ग्रामीण सशक्तिकरण, आप देखिए, और ऑप्टिकल फाइबर योजना के माध्यम से पूरे देश में भारत ये नेट योजना के तहत पूरे देश के जितने भी ग्रामीण ये पंचायती व्यवस्था है, सारे पंचायती व्यवस्था को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। नहीं, और जितने भी पंचायत हैं सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, था वहां पर किसानों को लाभ मिलेगा, वो अपने प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकता है। वहां पर जो महिला अधिकारी है, जो मुखिया बनी है, उसको अपने अधिकार का पता चलेगा। नहीं, तो इसके माध्यम से भारत ने, और इसी के तहत देखे तो 2020 में भारत सरकार द्वारा यहाँ ये आरा में ऑप्टिकल फाइबर योजना, घर तक ऑप्टिकल फाइबर योजना का संचालन शुरू हुआ है, ताकि अधिक से अधिक, और हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत 5G टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, जो इंडोजेनस है पूरी तरह से। नहीं, तो ये सारे चीजें, तो आप समझिए इस बात को, किस रूप में इकोनॉमिकल ग्रोथ में नहीं आएगा, क्योंकि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है डिजिटल इकोनॉमी। 1 ट्रिलियन, टोटल 5 ट्रिलियन है ना, लक्ष्य है ना 5 ट्रिलियन का, उसमें से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था अकेले डिजिटल इकोनॉमी है। तो डिजिटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तो बड़े पैमाने पर रोजगार क्रिएट करेगा। और हाल ही में पीएलआई स्कीम के तहत भी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को रखा गया है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनी है इसी के लिए ना। तो आप एसडीजी के विभिन्न आयामों को यह ला रहा है। अच्छा, लगातार डिजिटलाइज करने से पेड़ों का कटाव बंद हो गया है, यूपीआई जैसे सिस्टम आने से पेड़ों के कटाव में कमी आई है, क्योंकि ट्रांजैक्शन सब पेपरलेस हो गया है। विधानसभा को, यूपी विधानसभा को, बिहार विधानसभा को भी, विधान परिषद को, क्लियर, तो वो है जो अब पेपरलेस कर दिया गया है। यहां तक कि संसद भवन में भी अब पेपरलेस पर तैयारी चल रही है, और सारे जो जगह है वो सारे
टाइप से जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, इसका असर ये होगा तो पेड़ों की कटाई बच जाएगी, तो क्लाइमेट जो चेंज जो समस्या थी उस पर समाधान ढूंढा जा सकता है। तो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नहीं, आप सोचिए तो ये सारे कुछ अब सतत विकास, अब इसमें तो इससे क्या होगा, समावेशी समाज का निर्माण होगा इसमें। अच्छा, इसने जाति बंधन को तोड़ने का काम किया है डिजिटल इकोनॉमी ने। अब इस पर किसी का नियंत्रण नहीं रह गया है डिजिटल इकोनॉमी ने। आप समझिए इस बात में कि अच्छा, ये आज की देर नहीं है बंधु, ये प्राचीन काल से चली आ रही कि अपने संदेशों को पहुंचाने का कार्य आज से नहीं हो रहा है। आपने कालिदास का नाम सुना होगा, और कालिदास ने किताब लिखी थी मेघदूतम, और मेघदूत को एक लक्ष्य बनाया था, किस लिए, ताकि अपने प्रेमिका तक संदेश पहुंचाने के लिए। और आज देखिए तो तरंग का प्रयोग करके वही संदेश पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा है? नहीं। और संदेशों का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एसडीजी के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में, विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह सहायक हो सकता है। तो हो सकता है ना, आपसे ये भी डाल दें एसडीजी। बार बार ये कह रहा हूं, जब भी पूछेगा तो टॉपिक के इर्द गिर्द ही लिखा जाएगा। ये नहीं कि दिमाग में आया तो हम कुछ भी लिख देंगे ऐसे में। ऐसे की विशेषता है जो टॉपिक मांगा जाए उसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहना है। क्लियर? तो ये चीजें, अच्छा, इसका अगर ऐतिहासिक पहलू यदि देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास क्रम और ऐतिहासिक पहलू देखें, तो सबसे पहले समझिए, मैं दो शब्द बोल रहा हूं, सूचना और संचार तकनीक। दो शब्दावली है, इन दोनों में अंतर समझिए बंधु। सूचना का मतलब होता है सूचना जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशंस देना। अब वह सूचना हो सकता है कि पक्षी के माध्यम से जा, नहीं हो सकता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग किया जाता था। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी कि उसको सूचना पहुंचाने के लिए बाज का प्रयोग किया गया था। नहीं, मैंने प्यार किया मूवी देखी होगी, कबूतर जा, नहीं था एक गाना, तोता, इसका प्रयोग नहीं होता था। सूचना पहुंचाना, ले इसी सूचना को या तो पक्षी या मानव द्वारा, इसीलिए तो देखिए शेरशाह सूरी ने भी कई जगह संदेश पहुंचाने के लिए जगह जगह पर आपको सराय खोला था और घोड़े का प्रयोग किया जाने लगा। और आप लोगों ने तो एक कहानी पढ़ी होगी प्रेमचंद का, देवी चौधराइन, नहीं, और देवी चौधराइन में तो मानव द्वारा ही ना संदेश पहुंचाया जाता था। फलाना कोई हमारे गांव में जब उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आता था और कहता था कि फलाना ऐसे बोला है। नहीं आता था, गांव से संदेश लेकर के कोई आता था तो संदेश के रूप में मिठाई भी लेकर के आता था और बताता था कि सब ठीक है। तो हम लोग पूछे सब घर पे ठीक है ना, तो हाँ सब ठीक है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। यही संदेशों का विस्तार कहां से हुआ, तो जब पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। और जब गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया तो बड़े पैमाने पर संदेश पहुंचाए जाने लगे। नहीं, हाँ, वह संदेश प्रिंट मीडिया था। ठीक है, और यहां से जो विकास हुआ संदेश पहुंचाने का, तब प्रिंटिंग प्रेस होते हुए टेलीफोन आ गया, जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। अगर भारत की बात करें तो डाक सेवा का विस्तार हुआ 1853 में, जब डलहौजी ने डाक सेवा का विस्तार किया। नहीं, और उसके बाद तकनीक आने लगे, और वह तकनीक टेलीफोनों के माध्यम से संदेश एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि संदेशों के प्रवाह में तीव्रता आ गई। नहीं, फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों को संदेश पहुंचाया जाने लगा तो टेलीविजन आ गया।
ठीक है। और बाद में 80-90 के दशक में जब इंटरनेट का विकास हुआ तो संदेशों की तीव्रता में और तेजी आ गई। नहीं, और इंटरनेट के विकास ने तो पूरी दुनिया की रूपरेखा ही बदल के रख दी संदेशों के प्रवाह। तो ये जितने हैं ना, जिसके माध्यम से संदेश पहुंचाए जाते हैं, उसको संचार तकनीक बोला जाता है। संचार तक, अब ये माध्यम में कहीं गैप तो नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं, टेलीफोन का ही मैं उदाहरण दे रहा हूं। टेलीफोन का ही उदाहरण दे रहा हूं संदेशों को पहुंचाने में, कि 1G जब आया बंधु, तो 1G के माध्यम से संदेश बहुत, एक आपको ना समय लेना पड़ता था ट्रंक कॉल के माध्यम से। चलिए इस समय हम करेंगे नहीं, 2G के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज आ गए, वॉइस के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज भी हो गया 2G के माध्यम से। नहीं, धीरे धीरे तो जब नया तकनीक आता है तो पिछला तकनीक धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है और साइड होता चला जाता है। जहां वहां पर डाक तार के माध्यम से आप संदेश पहुंचाते थे, अब वह डाक तार का स्वरूप ले लिया टेक्स्ट मैसेज। ये कम समय में जाने लगा। उसके जब 3G का विस्तार हुआ तो जैसे जैसे वेवलेंथ और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का विस्तार होता चला गया, उसका प्रयोग में तीव्रता आई, वैसे वैसे सूचनाओं का प्रवाह और तीव्र हो गया। और यहां से वीडियो कॉलिंग जैसी सुविधाएं शुरू हो गई, वीडियो सुविधाएं शुरू हो गई 3G से। और 4G से वही वीडियो सुविधा और तीव्रता आ गई। और इसमें और जो गैप होता था 3G और 4G के बीच में, कि 3G को चलने में एक लंबा समय लगता था, कि उसमें बफरिंग जैसी समस्या थी, इस बफरिंग समस्या को दूर करने का काम किया 4G। और इस बफरिंग समस्या को दूर करने का काम कर रहा है 5G। अच्छा, ये सर मैंने भी कुछ देर पहले कहा कि जैसे कालिदास ने मेघदूतम में मेघ को आधार बनाया था अपने संदेश पहुंचाने के लिए, यहां पर वैज्ञानिकों ने तरंग को आधार बनाया संदेश पहुंचाने के लिए। तो तरंग कौन सा? तो वह तरंग है EMW। EMW तरंग के माध्यम से। तो EMW में क्या, तो देखिए कई तरंग है EMW में। गामा रेज से शुरू होता है, तो एक्सरे, यूवी, विजुअल, आपका IR, माइक्रो और रेडियो। इस रेडियो तरंग का प्रयोग होता है। क्यों? कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे के इधर बढ़ते जाएंगे, इसका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा और फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। क्योंकि एक थ्योरी है, विद इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो ज्यादा दूर ना चलेगा। इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसी रेडियो का प्रयोग होता है, रेडियो वेव्स का प्रयोग होता है। अब जैसे आप रेडियो में सुनते हैं AM, FM, तो AM और FM के माध्यम से तो सूचना का प्रवाह हो रहा है। रेडियो के माध्यम से सूचना, मन की बात नहीं सुन रहे हैं, तो सूचना ही तो भेजी जा रही है। यह सूचना 80 गीगावाट, 82.1 गीगावाट से 107.8 गीगावाट तक होती, ये गीगाहर्ट्ज तक होता है। इसी में आप नहीं सुनते हैं इतने मेगा हर्ट्ज पर, नहीं, तो आप 98.3 मेगा हर्ट्ज पर, है ना, सुनते हैं ना। तो FM यही ना है, इसी के बीच ना FM रहेगा। अब जैसे तो AM का रेशियो कम रहेगा, एम, इसीलिए AM लगा करके देखिए तो धीमे चलेगा, उसमें सनसनाहट ज्यादा आएगी, FM में सनसनाहट नहीं आएगी, एकदम क्लियर आवाज आएगी। और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे आपका FM आपसे दूर होता चला जाएगा, यानी कि वहां तक वेवलेंथ नहीं पहुंच रहा है। क्लियर? इसी कमी को दूर किया भारत सरकार ने, कहा कि नहीं भैया, इस सुविधा
लोगों तक, क्योंकि ये जो कमियां है वेवलेंथ का, इस कमी को दूर करो, बेहतर से बेहतर संदेश और जल्द से जल्द संदेश प्रवाहित करवाओ। इसी संदेशों को प्रवाहित कराने में 1G से होते हुए 5G तक आया, 5G से 6G तक आया। इसीलिए आप टीवी भी देखिएगा तो पहले एचडी में देख रहा है, अब एचडी में देखेगा। नहीं, पिक्चर क्वालिटी देखिए बदल गई। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल है बंधु। अब ये हाल ही में, अच्छा इसी एक मैं एक उदाहरण देता हूं इसी वेब्स का, रेडियो फेंसिंग। मैं एक उदाहरण देता हूं, रेडियो फेंसिंग तकनीक। रेडियो फेंसिंग तकनीक, फेंसिंग मतलब होता है जाल, एक घेराव, क्लियर। रेडियो फेंस, फेंस लगा देना होता है ना, एक तार जो वायर होता है, रेडियो फेंस लगा। आरोग्य सेतु ऐप इसी सिद्धांत पे काम करता है। ब्लूटूथ इसी सिद्धांत पे काम करता है। अब समझिए, ब्लूटूथ ये एक एरिया है और इस एरिया के चारों ओर रेडियो फ्रीक्वेंसी होगा। वाईफाई इसी सिद्धांत पे काम करता है। आप दूर हो जाइए, वाईफाई नहीं लगेगा। आरोग्य सेतु ऐप में देखे होंगे कि आप जैसी आपने था उसमें कहा था, क्या कहता था, ब्लूटूथ ऑन कीजिए, और आप जब ब्लूटूथ ऑन करते तो क्या बताता था, यहां पर इतने लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव हैं। नहीं, यानी कि इतने लोग, यानी कि बाहर मत निकलिए, आपके आसपास लोग कोरोना पॉजिटिव, वो सब ब्लूटूथ से जुड़ा। इसको कहते हैं रेडियो फेंसिंग तकनीक। ठीक है, आपके एरिया, आरोग्य सेतु ऐप इसी सिद्धांत पे काम करता है। क्लियर। तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही, आपदा प्रबंधन में इसका प्रयोग हो रहा है। इसलिए डिजिटल, अच्छा इसको बढ़ाने में 2015, ऐसा नहीं है कि तुरंत आया। भारत में 1970 के दशक 80 के इंदिरा गांधी के दौरान ही एनआईसी की स्थापना हो गई थी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की। लेकिन इसको बढ़ाने का मेन काम किया राजीव गांधी ने, जब उन्होंने कंप्यूटर को भारत में इंट्रोड्यूस करवाया। और वहां से इंटरनेट धीरे, जब एलपीजी आया तो एलपीजी के शुरुआत, क्योंकि एलपीजी का डिमांड था कि उदारीकरण, एलपीजी तो डिमांड करता उदारीकरण व्यवस्था पर चिंता है, उदारीकरण व्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन पर, तो दुनिया को एक जगह इकट्ठा कर दिया। उस दुनिया को इकट्ठा करने में तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे सहायक रही। और एलपीजी को बढ़ाने में डिजिटल, क्योंकि उसी समय राजीव गांधी लेकर के आए थे, और एलपीजी के उसके पहले राजीव गांधी थे, और एलपीजी के बाद एलपीजी लेकर के आए मनमोहन सिंह, जो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तब पीवी नरसिम्हा राव के काल में एलपीजी आया, तो उसके पहले तक नेट आ चुका था। और इधर तो भारत को उसको लेना, एक्सेप्ट करना आसान हो गया। और इसी समय धीरे धीरे इसमें समय समय पर परिवर्तन होते चले गए, तकनीकी विकास होता चला गया, और इसको और नया आयाम प्रदान किया 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से। तो शुरुआत वहां से हुई थी। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने तो एक तैयारी ही कर दी कि नहीं भैया, अब डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी होगी, अब वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जाएगा, अब लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाएगा, और इसमें डिजिटलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा। नहीं, तब बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग, डिजिटलाइजेशन, आप देखिए तो जनधन योजना, अगर आप सामाजिक, अगर डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ होता बंधु, ये डिजिटल कार्यक्रम का ही परिणाम है। मैं डिजिटल इंडिया शब्द लिख रहा हूं, डिजिटल कार्यक्रम का ही परिणाम है बंधु, कि आपने कोविड-19 को लड़ लिया, आसानी पूर्वक लड़ लिया कोविड-19 से। और इस दौर में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया। अब समझिए, दुनिया ये समझी ही नहीं थी, इसलिए दुनिया को ये लगा कि जब कोविड-19 आया तब विश्व को लगा कि भारत में सबसे ज्यादा त्राही मचेगा, सबसे ज्यादा त्राही मचेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है भारत का। अब भारत की डेंसिटी ज्यादा है, लोग तो एकदम सटे हुए, तो एक से दूसरे में, भारत में हेल्थ है नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भारत का, इसलिए सबसे ज्यादा। लेकिन उन्होंने भारत की इस चीज को नहीं देखा, भारत पहले ही से तैयार था इसके माध्यम से, और इसके माध्यम से
भारत ने इंफॉर्मेशन समय पर इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया, क्योंकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने इंफ्रास्ट्रक्चर का तीव्र विकास किया था। क्लियर। इंफॉर्मेशन पहुंचा और कई ऐप का निर्माण हुआ, जिसमें से एक आरोग्य सेतु ऐप, चाहे एम्स के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन, एम्स के सहायता कार्यक्रम हो या टेली कॉलिंग हो, ये सब इसके माध्यम से कोविड-19 को नियंत्रित करना आसान हो गया। क्लियर। अब उसी समय सोचिए कि जब लॉकडाउन जब लगा, तो लॉकडाउन में सहायता देने के लिए दो बड़ी प्रॉब्लम्स आई। एक, फूडिंग सहायता कैसे दी जाए, तो वन नेशन वन राशन कार्ड, हालांकि आने में देर हुआ, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड आया। और उसी दौरान जनधन जो खाता था, जनधन खाता में 500 रुपीज की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने लगी। नहीं, अब सोचिए बंधु कि ऊपर से चला हुआ पैसा निचले स्तर तक बिना बिचौलिए के माध्यम से जाए, तो इससे कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी होगी। और 500 रुपया चला, 500 रुपया पहुंचा आपके अकाउंट में। इसने पारदर्शिता को बढ़ावा दे दिया, इसने आपको भ्रष्टाचार पर रोक लगा दिया। ठीक है, इसने आपका बिचौलिए को समाप्त कर दिया। नहीं, यानी गवर्नमेंट अब आपके घर तक पहुंच गई, और इसके माध्यम से आप समझे कितनी बड़ी सहायता पहुंचाई जाने लगी। ये सब डिजिटल इंडिया यानी कि आपका कमाल है इंफॉर्मेशन से टेक्नोलॉजी का। इसके माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। जैम और डीबीटी जैसी अवधारणा का विस्तार हुआ, और अधिकतर लोगों को, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है भारत में जनधन योजना के तहत सबसे ज्यादा अकाउंट खोलने का। नहीं, और सारे अकाउंट को अब कर दिया गया डिजिटलाइज। क्लियर। और जनधन बड़े पैमाने पर है जो अकाउंट खुले, और प्रत्येक लोग को बीमा से जोड़ दिया गया, प्रत्येक लोगों को जोड़ दिया गया किससे, तो आपका बैंकिंग सिस्टम से। एक उदाहरण देते हैं, उत्तराखंड में एक सब्जी विक्रेता था, ये उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जी विक्रेता था। तो वह सब्जी विक्रेता का जो हस्बैंड है डेथ कर गया था, पति डेथ कर गया, तो सारा भार उस महिला पर आ गई, माँ पर आ गया। उसके 3 बच्चे थे, सब्जी बेचता था। तो वो उसने एक किया कि एक दिन उसके मन में आया कि जो अकाउंट चल रहा था पहले से, उस अकाउंट को हम बंद करवा देते। तो बैंक गई, बैंक जैसी गई तो जो वहां का जो मैनेजर था, ईमानदार था, उसने कहा कि प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना मिला, जीवन ज्योति योजना के तहत उसको बीमा मिला हुआ था, 2 लाख का बीमा होता है। उस गई थी बैंक अकाउंट बंद करवाने के लिए, और उसको है जो देखा कि इसका तो इंश्योरेंस हो रखा है, प्रत्येक लोग का इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 2 लाख का। बस मई के महीने में आपके अकाउंट में 500 रुपया होना चाहिए। ठीक है, उसी में इसलिए आपका कटता है अमाउंट। आप कहते हैं ना कि अमाउंट कटता है 20 रुपया 30 रुपया, वही जा रहा है साल का। ठीक है, और वो आपका सबका बीमा होगा जिसका अकाउंट है, जिसे खाते में उस समय है। इससे सामाजिक सशक्ति, अच्छा वो महिला को तो एकदम लाचार हो गई थी, अचानक उसको 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिल गया। अब वो अपने बच्चे को पढ़ा सकती है, अपने बच्चे को बेहतर पोषण दे सकती है। तो जो सामाजिक क्राइम हो जाता, वो क्राइम की तरफ मुड़ता, या जिसको शिक्षा नहीं मिलती, वो सामाजिक सशक्तिकरण में चला गया, आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। यह कमाल डिजिटल इंडिया का है, यह कमाल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का है। और इससे क्या हो गया, लोक कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण होगा। तकनीक लैब टू लैंड सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका मतलब है विज्ञान का मानवीय विकास में प्रयोग।
क्लियर। और जिससे आर्थिक सशक्तिकरण होगा, जिससे सामाजिक सशक्तिकरण होगा, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो आज से थोड़े ना चल रहा है ये तो प्राचीन काल से चल रहा है। क्लियर। तो लिखे इस संबंध में। दूसरा पक्ष भी है। अच्छा, हर किसी का, लेकिन इसी ने, अगर आप कहें इसका, अगर कहें कि चुनौतियां भी तो कई क्रिएट कर दिया है इसने, इसने कई चुनौती भी तो क्रिएट कर दिया है। ये तो हम बोल रहे हैं